चलिए इधर देखिए, सॉइल का आपका है ये, किसका है आपका, सॉइल है, थर्ड सेमेस्टर, थर्ड सेम, सिविल ब्रांच, ऑब्जेक्टिव सॉइल या फिर जिसको बोलते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताइएगा कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा वो आपको बताइए। चलिए देखिए, जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पर सॉइल का फॉर्मेशन आपको बता दें कि देखो सॉइल का फॉर्मेशन कैसे, एक आपका साइकिल चलता है जिसको बोलते हैं जियोलॉजिकल साइकिल। क्या बोलते हैं जिसको हम, जियोलॉजिकल साइकिल। देखो सबसे पहले क्या होता है, एक रॉक है, क्या है, एक रॉक है, ये आपका छोटे छोटे पार्ट में क्या करेगा, टूटेगा, ठीक होगा, आपका क्या करेगा, ये टूटेगा। 1 मिनट रुकिए, 1 सेकेंड बता रहा हूँ। जैसे में कि आपका एक, हाँ 1 मिनट, सॉइल है, सॉइल साइकिल या फिर हम जिसको बोलते हैं जियोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, ये आपका क्या है, रॉक है, रॉक आपका छोटे छोटे पार्ट में टूटेगा जिसको बोलते हैं वेदरी। अब ये जब टूटेगा तो टूट करके तो यहीं तो नहीं रहेगा, टूट करके यहीं तो नहीं रहेगा, ये कहीं ना कहीं जमा होगा, मतलब कि बहेगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन हो। अब ये कहीं पर ट्रांसपोर्टेशन होगा तो कहीं ना कहीं तो एक ऐसा जगह होगा कि जहाँ पर ये रहेगा, यानी कि जामा होगा, ये आपका क्या होगा, डिपोजिशन होगा, जामा होगा, कहीं ना कहीं बह करके तो जाएगा तो जामा होगा। अब जब ये जामा होगा तो एक जगह जा करके जब धीरे धीरे इकट्ठा अगर ये जामा हो जाते जाएगा, जैसे में तुम लोग देखे होगे कि कचरा का पहाड़, तो कचरा का पहाड़ जो है वो कहीं ना कहीं जो कचरा तुम देखोगे तो एकदम एक पहाड़ की तरह बहुत ज़्यादा एक बार जमा हो गया। ठीक है, तो जब कचरा धीरे धीरे जब जमा होता है तो यहाँ पर इसी प्रकार से जब सॉइल आपका बह करके कहीं एक जगह जाएगा तो ये भी आपका रॉक की तरह अपहीवल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपहीवल। और ये जो होता है इसका जो रूप होता है वो रॉक की तरह बन जाता है, किसकी तरह, चट्टान की तरह, हार्ड वगैरह हो जाता है। और फिर यहाँ से फिर ये रॉक की तरह फिर आपका ये टूट करके, तो ये जो होता है वो प्रोसेस चलता रहता है। रॉक है, रॉक से टूटा, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन हुआ, फिर आपका फ्यूल बन गया, मतलब जैसा था उस रूप से फिर ये बन गया। तो जो बन गया तो यहाँ पर देखिए कि आपका ई किस में सीरीज है, तो पहले वेदरिंग होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, डिपोजिशन होगा, फिर अपहीवल आपका बनेगा। ठीक है, उठान या फिर जो भी हिंदी में लिखा हुआ अलग है। चलो देखो आगे, चलिए अगला बोलते हैं कि कौन सा सॉइल के पास फाइनेस्ट ग्रेड होगा, मतलब कि कौन सा ऐसा सॉइल है जिसका बहुत छोटा छोटा साइज होगा। तो आपको पता होगा कि क्ले का होता है, क्ले के बाद सिल्ट का होगा, सिल्ट के बाद आपका फाइन सैंड, फिर आपका कोर्स सैंड। मतलब सबसे ज़्यादा जो स्मॉलर होता है वो कौन सा होता है, क्ले होता है, फिर आपका बड़ा होगा तो सिल्ट होगा, फिर आपका सैंड होगा, फिर आपका क्या होगा, ग्रेवल होगा। यानी कि यहाँ से आपका बढ़ते क्रम में है। ठीक है, साइज इसका क्या है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, क्ले फिर सिल्ट सैंड फिर ग्रेवल। तो सबसे कम किसका होगा, क्ले का। अगला देखते हैं, चलिए अगला बताइए, द टर्म सॉइल मैकेनिक्स वाज कॉल्ड बाय। तो सॉइल मैकेनिक्स का टर्म किसने दिया था, तो कार्ल टरज़ागी, इसी को बोल जाता है फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स भी किसको बोलते हैं, तो कार्ल टरज़ागी को बोलते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। तो विंड के द्वारा सॉइल, तो आपको कुछ लिख लीजिए। देखिए अगर आपका ग्लेशियर का जो सॉइल होता है, ग्लेशियर सॉइल जो कि आपका आइस के द्वारा होता है, आपका ग्रेविटेशनल सॉइल जिसको बोलते हैं टल्लुस, विंड के द्वारा एवलिन सॉइल, या फिर आपका लूज सॉइल, लूज सॉइल को ही क्या बोला जाता है, कोलैप्सिबल सॉइल सॉइल होता है, एलुवियल सॉइल, रनिंग वाटर से, नदी के किनारे आपको मिलेगा वो रनिंग वाटर आपका रहेगा, लेकस्ट्राइन सॉइल जबकि आपका ठहरे हुए सस्पेंशन वाटर में रहेगा, ठहरे हुए पानी में, जैसे लेक्स वगैरह में जो रहते हैं वो कौन सा होता है, लेकस्ट्राइन।
ग्लेशियर सॉइल में होता है कि आपका ग्लेशियर ड्रिफ्ट वगैरह, आपका ग्लेशियर ड्रिफ्ट वगैरह जो होते हैं वो आपका कौन सा सॉइल होता है, वो ग्लेशियर सॉइल होगा। ग्रेविटेशनल में टर्लूस होगा, विंड में एवलिस या फिर लूस होगा। एलुवियल सॉइल में रनिंग वाटर होगा, मतलब कि रनिंग वाटर के हेल्प से बनेगा। लेकिन स्ट्रैंडमैन में समुंदर वगैरह। तो आपका कौन सा है, विंड सॉइल, तो विंड से आपका कौन सा हो जाएगा, एवलिन सॉइल। अगला देखिएगा, ग्रेविटेशनल के लिए हम अभी बताए थे कौन सा सॉइल होगा आपका, ग्रेविटेशनल के लिए आपको बताए थे टल्लूस सॉइल होता है। ड्रिफ्ट आपका ग्लेशियर होता है, लूज आपका एलुवियल होता था, और ड्यून सैंड आपका एक रेत है, ठीक है। तो आपका इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। ग्रेविटेशनल फोर्सेस के द्वारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। चलिए इसमें आप मैच द फॉलोइंग कीजिए, बताइए कौन सा क्या होगा। चलिए देखिए लूज सॉइल जो होगा वो अभी हम बताए हैं, वो कहीं ना कहीं विंड के थ्रू होगा, वो आपका थर्ड में चला जाएगा। पीट सॉइल जो होता है वो ऑर्गेनिक इन नेचर होता है, जिसमें बहुत सारे गले सड़े होते हैं, पीट। और एक माक होता है, MUCK, जो इनऑर्गेनिक होता है ना, इसको हम बोलते हैं माक। इनऑर्गेनिक जो होता है उसको माक बोलते हैं, और माक और पीट को मिला करके जो बनता है उसको हम बोलते हैं कुमुलोज। ये चीज़ें हम बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देखिएगा, पीट का बता दिए। यहाँ से एल्यूवियल सॉइल हम अभी बताएं कि रनिंग वाटर से आपका बनेगा। नदी के किनारे जितने भी सॉइल होते हैं एल्यूवियल से। देखो माल सॉइल जो होता है ना, वो आपका समुद्री, अगर कोई जीव जंतु है वो मर गया, समुद्री आपका क्या कर गए हैं, जीव जंतु मर गए हैं। चलिए यहाँ पर कौन कौन से मैच किए थे, विंड के थ्रू हो गया, हाँ। मार्स सॉइल में देखो, अगर कोई समुद्री जीव जंतु जब मर जाते हैं ना, तो वैसे सॉइल को मार्स सॉइल बोलते हैं। जैसे में कोई समुद्री जीव जंतु हो मर गए हैं, तो वहाँ पर तो सॉइल का कुछ फॉर्मेशन करेगा, तो उसको बोलेंगे मार्स सॉइल। क्या बोलेंगे, मार्स सॉइल, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन मैच कर लेना, डी होगा, ठीक है। एक का थर्ड आपका कर दिए थे, इसमें आप देख लेना, इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखो कोहेजन लेस सॉइल आपका कौन कौन सा है। तो सॉइल मेरे दो होते हैं, एक आपका कोहेसिव सॉइल, कौन सा सॉइल, एक कोहेसिव सॉइल्स, और एक होगा आपका कोहेजन लेस सॉइल। एक कोहेसिव सॉइल, एक कोहेजन लेस सॉइल। तो कोहेजन लेस सॉइल जो होता है उसको बोलते हैं, जो आपका सैंड है, क्या है ये, सैंड है, वो कोहेजन लेस सॉइल, हाँ। और कोहेसिव सॉइल जो है वो आपका कौन सा है, क्ले है। कोहेसिव सॉइल कौन सा होता है आपका, क्ले होता है। और कोहेजन लेस सॉइल आपका कौन सा हो गया, सैंड। और यहाँ से अगर देखा जाए तो आपका जो सिल्ट होता है वो दोनों होता है, कोहेसिव, सॉरी, हाँ, आपका कोहेजन लेस सॉइल होता है। और इसमें जो क्ले होता है वो इसमें सिर्फ खाली आपका कोहेजन और जो सैंड होता है जिसमें आपका फाई, जिसमें फ्रिक्शन वगैरह आते हैं, ठीक है। तो इस सी सॉइल है, और फाई सॉइल भी हम इसको बोलते हैं, सी सॉइल और फाई सॉइल। और सी फाई सॉइल जो होता है वो आपका सिल्ट होता है, जिसमें कोहेजन भी होता है, फ्रिक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सैंड आपका कोहेजन लेस सॉइल आपका कौन सा होगा, जिसमें आपको कोहेजिव नहीं होगा, वो आपका सैंड होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्विक सैंड कंडीशन क्या होता है। देखो क्विक सैंड कंडीशन जो होता है वो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वजह से होता है। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का G-1/1 E, या फिर G-1/1 ठीक है, पोरोसिटी के टर्म में और ई के टर्म में। तो जो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ये जो क्विक सैंड होता है वो कोई एक सैंड नहीं होता है, एक कंडीशन होता है जिसमें आपका पाइपिंग फेल्यूर वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। तो ई कोई एक टाइप से नहीं होता है, कोहेजन लेस नहीं। हाउ कंडीशन अकर इन कोहेसिव सॉइल, हाँ, ये आपको देखने को मिलेगा, तो कोहेसिव सॉइल में नहीं देखने को मिलेगा, एक कोहेजन लेस सॉइल में देखने को मिलेगा। जब भी देखने को मिलेगा तो कहाँ देखने को मिलेगा, कोहेजन लेस सॉइल, मतलब सैंड वगैरह में देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ से बताइएगा क्या हो जाएगा, पहले आप लोग खुद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। वाटर कंटेंट आपका 200% है, और जी आपका 2.7 है। वॉइड रेशियो आपका इसमें निकालना है, कैसे सॉल्व करोगे। फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल है तो आपको पता है ES इज इक्वल टू क्या होता है, WG।
फुली सेचूरेटेड है तो एस का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ई इज इक्वल टू डब्ल्यू आपका 200% है, तो 200% है तो इसको अगर आप डेसिमल में करोगे तो 100 से डिवाइड कर दो, 2 आएगा। और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 2.6, तो 26 दूने 52 यानी कि 5.2 आपका आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए अब बताना है इसका आंसर। वॉइड रेशियो ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल, मतलब अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल का वॉइड रेशियो 0.6 है। ठीक है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम जो आपका है वो आपका 0.8 है, 0.4 है। मतलब ई जो आपका मैक्सिमम है वो आपका है 0.8 और ई जो आपका मिनिमम है वो आपका है 0.4। और ई आपका जो नेचुरल है, ई नेचुरल जो है वो आपका है 0.6। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द रिलेटिव डेंसिटी। तो आपका रिलेटिव डेंसिटी या फिर डेंसिटी इंडेक्स जो होता है वो ई मैक्स माइनस में ई नेचुरल अपॉन में ई मैक्स माइनस में ई मिनिमम, इसका आंसर कितना हो जाएगा। ई मैक्स आपका कितना 0.8 है और माइनस में नेचुरल 0.6 है। 0.8 मैक्सिमम है और मिनिमम कितना है 0.4 है। यहाँ से आंसर आ जाएगा 0.2 अपॉन में 0.4, यहाँ से आंसर आ जाता 1/2 यानी 0.5। और अगर परसेंट में करेंगे तो 100 से कर देंगे तो 2 से आपका यहाँ से 50% आपका आंसर आ जाएगा। देख लेना, सॉल्व कर लेना। यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 50% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइएगा यहाँ से, टोटल यूनिट वेट यानी कि गामा बल्क जो आपका दिया हुआ है वो 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी जो जी दिया हुआ है वो आपका 2.67 है। एंड द वाटर कंटेंट जो है वो आपका 10%, यानी फ्रैक्शन में करोगे तो डेसिमल में इतना से। तो ड्राई डेंसिटी क्या होगा, तो आपको गामा डी इज इक्वल टू पता होगा, गामा डी गामा बल्क अपॉन में 1 प्लस में डब्लू। यहाँ से सॉल्व कर लेना। गामा बल्क आपका 22 दिया हुआ है और 1 प्लस डब्लू, 1 डब्लू जब फ्रैक्शन में करोगे तो 0.10, यहाँ से अगर 22 अपॉन में करोगे तो 1.1, ऊपर में 10 करोगे ये हटाओगे तो 2 और यहाँ से आपका 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब रहेगा। ठीक है, ये आपका सॉल्व कर लीजिए, इसका ऑप्शन ए आ जाएगा। और आपको हम कुछ रिवाइज करवा देते हैं फॉर्मूला जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से देखिएगा आपको कौन से फॉर्मूला, देखो भी अगर निकालोगे तो भी एस हो जाता है 1 प्लस में ई होता है। ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है आपका गामा डी इज इक्वल टू होता है, एक फॉर्मूला होता है जी गामा डब्लू अपॉन में 1 प्लस में ई होता है। फिर आपका यहाँ से गामा बल्क इज इक्वल टू गामा डी 1 प्लस में डब्लू होता है। ठीक है, ये चीज़ आपका होता है। एक होता है आपका गामा बल्क इज इक्वल टू होता है जी प्लस में ई एस गामा डब्लू अपॉन में 1 प्लस में ई। अगर फुली सेचूरेटेड तो एस का वैल्यू 1 हो जाता है, तो गामा सेचूरेटेड का वैल्यू निकल के आता है जी प्लस में ई गामा डब्लू अपॉन में 1 प्लस में ई। अब पर फिर गामा सबमर्ज का एक वैल्यू होता है 1 माइनस में एन ए जी गामा डब्लू अपॉन में 1 प्लस में ई होता लगता है। ये सब फॉर्मूले होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले हैं। ठीक है, इधर का जो लिखे हैं वो आपका इंपॉर्टेंट कर लेना। ये इम्पोर्टेंट है, इधर का कर लेना यार। ठीक है, चलिए उसका गामा समझी था 1 माइनस एन है। हाँ चलिए आगे का देख लेते। यहाँ पास आपको बताएं, वहाँ पास क्या लिखवाए थे, गामा समझना वो आपका जो था वो गामा डी का वैल्यू था। गामा डी इज इक्वल टू 1 माइनस में एन ए जी गामा डब्लू अपॉन में 1 प्लस में ई था लगता। ठीक है, उसको कर लेना। चलिए यहाँ पास बताइए, वही क्वेश्चन है।
यहाँ पे बताइए रिलेशनशिप ड्राई डेंसिटी गामा डी और परसेंटेज एयर बॉइंट्स वाटर कंटेंट। तो यहाँ पास अभी लिखे थे, ऊपर में जो गामा समझ लिखे थे वो एक्चुअली में गामा डी का वैल्यू था, ठीक है। गामा डी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस में एन ए जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस में डब्ल्यू जी। वहाँ क्या लिख दिए थे पीछे में, याद नहीं है, ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना अगर कुछ लिख दिए होंगे तो, हमको याद नहीं आ रहा है। 1 माइनस एन ए जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस में ई लिख दिए होंगे लगता, ऐसे लिख दिए थे 1 माइनस में एन ए जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस में ई लगता लिख दिए थे ना, करेक्ट कर लेना, वहाँ पास ई नहीं होगा। 1 माइनस में एन ए जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस में डब्ल्यू जी होगा, आपका सी हो जाएगा, ठीक है। पीछे अगर लिख दिए होंगे तो उसको करेक्ट कर लेना। अगला देखते हैं पोरोसिटी आपका, यहाँ से पोरोसिटी का आपको एक फार्मूला यहाँ से बताएं तो दो आपका बताइएगा कि पोरोसिटी का क्या होता है। दो होता है, एक तो वॉइड रेशियो होता है ई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉइल स्टडी, और पोरोसिटी होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पोरोसिटी तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ, क्या बोल रहा है, हाँ पोरोसिटी, ठीक तो है आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम। ई जो है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, लेकिन आपका एन पूछ रहा पोरोसिटी, वो आपका हो जाएगा आंसर बी। यहाँ से याद कर लेना कि ई इज इक्वल टू होता है एन अपॉन में 1 माइनस में एन, और एन इज इक्वल टू होता है ई अपॉन में 1 प्लस में। याद रखना थोड़ा सा कि नेगेटिव किस में होता है, ई एन का मतलब पोरोसिटी होता है और एन का मतलब नेगेटिव भी होता है। एन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसीलिए ई हमेशा किस में रहेगा, नेगेटिव में, और ई आपका पॉजिटिव में। यहाँ से आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चल बताओ यहाँ से द रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। तो अभी लिखे थे वॉइड रेशियो पोरोसिटी, तो एन इज इक्वल टू ई अपॉन में 1 माइनस में ई नहीं होगा, एन इज इक्वल टू ई अपॉन में 1 प्लस में ई। आपका कहीं ना कहीं जो आंसर होगा वो आपका कौन सी तरफ हो जाएगा, तो बी की तरफ हो जाएगा, ये आपका नहीं होता। एक और क्या होता है, ई इज इक्वल टू एन अपॉन में 1 माइनस में एन होता है, जो कि आपका कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए सन डिपोजिट हैड पोरोसिटी 1/3 एंड इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5, द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा। तो अभी हम आपको लिखे थे क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है g-1 अपॉन में 1 प्लस में, या फिर g-1 अपॉन में 1 माइनस में n होता। तो यहाँ से g आपका कितना दिया 2.5 माइनस में 1, और यहाँ से 1 माइनस में 1/3, यहाँ से हो जाएगा 1.5 इंटू में ये हो जाएगा 3 में से 2/3, यहाँ से 3 बचे 15, यानी 0.5 इंटू में 2 यानी कि 1 हो जाएगा आंसर। इसका आपसे आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ बताइएगा ड्राई डेंसिटी और इसके बीच में आपका फॉर्मूला अभी बताए थे, गामा डी इज इक्वल टू गामा बल्क 1 प्लस में डब्लू, गामा डी इज इक्वल टू आपको गामा बल्क 1 प्लस में डब्लू, आपका यही बताए थे ना आपका भी। और एक और फॉर्मूला होता है गामा डी के टर्म में जी गामा डब्लू अपॉन में 1 प्लस में ई। चलिए यहाँ बताइएगा लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है। तो देखो लिक्विडिटी इंडेक्स अब एक कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है, लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स। देखो लिक्विडिटी इंडेक्स के नीचे में तो हमेशा लिक्विड लिमिट माइनस में प्लास्टिक लिमिट रहेगा, यहाँ पर भी लिक्विड लिमिट माइनस में प्लास्टिक लिमिट। लिक्विडिटी इंडेक्स में लिक्विड लिमिट नहीं रहेगा, सिर्फ प्लास्टिक लिमिट रहेगा। लिक्विड लिमिट के जगह पर डब्लू नेचुरल रहेगा, क्या रहेगा, डब्लू नेचुरल रहेगा। कंसिस्टेंसी इंडेक्स में लिक्विड लिमिट रहेगा लेकिन प्लास्टिक लिमिट नहीं रहेगा, उसके जगह पर डब्लू नेचुरल रहेगा, ठीक है। लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। लिक्विडिटी इंडेक्स कंसिस्टेंसी, अब ये प्लास्टिक लिमिट को कहीं पर WP भी लिखा हुआ रहेगा, लिक्विड लिमिट्स को WL रहेगा, इसको WP रहेगा प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताए हैं कि जब आपका लिक्विडिटी इंडेक्स पूछ रहा है, इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स, जो कि आपका लिक्विड लिमिट माइनस में प्लास्टिक लिमिट होता है, ठीक है। एक आपका श्रिंकेज इंडेक्स होता है ना,
यहाँ से आप देखिएगा तो आपको बताए थे लिक्विडिटी इंडेक्स के अंदर में लिक्विड लिमिट नहीं रहेगा, तो यहाँ से ये आपका डब्ल्यू नेचुरल माइनस प्लास्टिक लिमिट और अपॉन में आपका आईपी प्लास्टिसिटी इंडेक्स लिक्विड लिमिट माइनस में प्लास्टिक लिमिट, और एक आपका कौन सा होता है श्रिंकेज इंडेक्स, जो कि आपका प्लास्टिक लिमिट माइनस में श्रिंकेज लिमिट होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सारा पढ़ लेना। पिक्नोमीटर का यूज कहाँ करते हैं, तो पिक्नोमीटर का दो का यूज करते हैं, एक तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और दूसरा आपको वाटर कंटेंट निकालना है। तो पिक्नोमीटर का यूज कहाँ करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए और दूसरा वाटर कंटेंट को निकालने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आईएस क्लासिफिकेशन सॉइल को कितना भागों में बांटा गया है, याद कर लेना 18 ग्रुप में बांटा गया। सॉइल को कितना भागों में बांटा गया है, तो 18 आपका ग्रुप में सॉइल को बांटा गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो सॉइल अगर जिसका सेम साइज रहेगा अप्रोक्सीमेटली, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। अगर सब साइज मिला हुआ रहेगा और एक डिफिनेट प्रोपोर्शन में रहेगा तो उसको वेल ग्रेडेड बोलेंगे। ठीक है, पुअरली ग्रेडेड में क्या होता है कि अच्छा ग्रेड का प्रोपोर्शन नहीं रहता। गैप ग्रेडेड में क्या होता है, एक आध साइज हमारा घटा हुआ रहता है, एक आध साइज जो होता है सॉइल का नहीं रहता है। ठीक है, और जिसमें हर एक का सेम साइज रहेगा यूनिफॉर्मली ग्रेडेड रहेगा। राजस्थान जेई का हर एक का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। डार्सी लॉ जो होता है वो नॉट एप्लीकेबल फॉर, तो डार्सी लॉ हमेशा जो होता है वो लेमिनार फ्लो होता है, और वो कहीं ना कहीं जो हमारा जो वैलिड होता है, देखो अगर फाइन सैंड और सिल्ट रहे तो वहाँ पर वैलिड होता है, लेकिन ग्रेवल में नहीं होता, नॉट सूटेबल होता है, क्योंकि ग्रेवल में जो होता है वो लेमिनार फ्लो आपका नहीं हो पाता है, बहुत स्पीड होता है, जिसके कारण वो वैलिड नहीं हो पाएगा। परमेबिलिटी ऑफ सॉइल जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका सब्जेक्टिव भी बनता है। तो साइज ऑफ पार्टिकल्स पे भी डिपेंड करता है, शेप ऑफ पार्टिकल्स पे भी वॉइड रेशियो ज़्यादा रहेगा तो आपका क्या रहेगा, कहीं ना कहीं ज़्यादा परमेबिलिटी रहता है, इसीलिए ऑल ऑफ दी अबव डी आपका आंसर रहेगा, हर एक पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फॉलोइंग हेड परमेबिलिटी मेथड किसके लिए, दो प्रकार का हेड होता है, एक होता है कांस्टेंट हेड जिसको आपका कोर्सर सैंड मतलब कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए होता है, ग्रेवल वगैरह के लिए कर सकते हो। देखो ग्रेवल वगैरह का तो हम करते नहीं, कोर्स सॉइल के लिए हो सकता है। ठीक है, और आपका जो फॉलिंग हेड होता है वो आपका क्ले के लिए होता है, किसके लिए होता है, क्ले यानी कि फाइन सॉइल के लिए होता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फॉलिंग हेड परमेबिलिटी किसके लिए होता है, तो क्ले सॉइल के लिए होता है। यहाँ से भी होता है सिल्ट एंड क्ले के लिए, यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखें, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल इज मेजर इन टर्म्स ऑफ ड्राई डेंसिटी, तो गामा डी इज इक्वल टू निकालते थे ना ड्राई डेंसिटी, तो कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल जो होता है वो ड्राई डेंसिटी के टर्म में होता है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रोलर इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉम्पैक्शन फैटी। देखो क्ले के लिए अगर करना है तो उसके लिए होता है सीप फुटेड रोलर, जिसके नीचे में फुटिंग लगा हुआ रहता है वो आपका सीप फुटेड रोलर होता है। ठीक है, और आपका वाइब्रेटरी रोलर दो मतलब कि आपका सैंड वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, एक होता है पिन्यूमेटिक रोलर। पिन्यूमेटिक रोलर जो होता है वो आपका फाइन सॉइल मतलब कि कोर्स दोनों के लिए होता है, बोथ के लिए हो जाता है आपका पिन्यूमेटिक रोलर। स्मूथ व्हील्ड रोलर जो होता है वो ग्रेवल वगैरह के लिए ठीक होता है। ठीक है, ग्रेवल वगैरह के लिए स्मूथ व्हील्ड रोलर अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाय मीन्स ऑफ कॉम्पैक्शन द फ्लोइंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इंक्रीज। देखो जब हम कॉम्पैक्शन करते हैं तो क्या होगा भाई, सब का सब हमको शियर स्ट्रेंथ भी, डेंसिटी भी, स्टेबिलिटी भी, ऑल ऑफ दी अबव। हमको जब कॉम्पैक्शन करते हैं, कॉम्पैक्शन में क्या होता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कॉम्पैक्शन में जो हम करते हैं तो एयर को बाहर करते हैं, कॉम्पैक्शन में एयर को बाहर करते हैं, और कंसोलिडेशन में हम पानी को बाहर करते हैं। किसको करते हैं हम, कंसोलिडेशन में पानी को हम बाहर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द एंगल ऑफ फेल्यूर प्लेन विद द प्रिंसिपल प्लेन, ये आपको बताएं तो 45 प्लस में 5/2 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर आपको हेजनले सॉइल। देखो एक्टिव अर्थ प्रेशर और दो होता है, एक तो आपका के होता है, एक के पी होता है। तो के ए का वैल्यू होता है 1 माइनस में साइन 5 अपॉन में 1 प्लस में साइन 5, और आपका के पी का होता है 1 प्लस में साइन 5
अपॉन में 1 माइनस में साइन फाइव। और ये के ए इंटू में के पी का अगर तुम वैल्यू देखोगे तो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। गुना करोगे इसको ना तो आपका सब काट छट के 1 आएगा। तो के ए इंटू में के पी का वैल्यू क्या होता है, 1। यहाँ से एक्टिव पूछ रहा है, ऑप्शन में मिला लीजिए कौन सा होगा। 1 माइनस में साइन फाइव अपॉन में 1 प्लस में साइन फाइव, आपका कहीं ना कहीं ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगले देख लेते हैं। ये द कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर इज 1/3 तो एक्टिव अर्थ प्रेशर। अभी हम बताएं हम कि के ए इंटू में के पी का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि द इफ द कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर का 1/3 है, तो 1/3 इज इक्वल टू 1 होगा। तो के ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 होगा। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर का कितना वैल्यू हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, एक्टिव अर्थ प्रेशर का कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, याद कर लेना एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव का। चलिए यहाँ पर से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक्टिव अर्थ प्रेशर आपका 30 डिग्री, तो के ए इज इक्वल टू होता है 1 माइनस में साइन फाइव अपॉन में 1 प्लस में साइन फाइव। आपका अगर फाइव अगर 30 डिग्री दिया हुआ ना, 30 डिग्री, तो साइन फाइव का वैल्यू 1/2 होता है। तो के ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 और 1 प्लस में 1/2। यहाँ से 1/2 तो 1/2, और यहाँ से करोगे तो 2 एक 3/2 हो जाएगा। यहाँ से करोगे तो 1/2 इंटू में 2/3, 2 से कट जाएगा 1/3 आ जाएगा। यहाँ से याद कर लीजिएगा साइन 30 डिग्री के लिए कितना होता है, 1/3। और बाकी बार नोट्स पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा कि डिटरमाइन अल्टीमेट कैपेसिटी एंड प्रोबेबल सेटलमेंट अंडर ए गिवन लोडिंग। देखो, अगर हमें अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी और सेटलमेंट निकालना है तो इसके लिए हम कौन सा यूज करते थे, प्लेट लोड टेस्ट यूज करते हैं। कौन सा लोड करते हैं हम, प्लेट लोड टेस्ट हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए बजे, इन ए प्लेट लोड टेस्ट मिनिमम साइज ऑफ प्लेट का होता है 300 mm मल्टीप्लाई 300 mm। आपका मिनिमम जो होता है वो कहीं ना कहीं 300 mm मल्टीप्लाई 300 mm होता है, आपका मिनिमम साइज ऑफ प्लेट। स्क्वायर इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ सॉइल एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूजिंग बाय यूज ऑफ एडमिक्सचर। आपको बताएं कि अगर हम सॉइल मेरा कमजोर रहता है, उसको अगर हमको स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो कौन सा सॉइल हम यूज करेंगे, आपका बताइए। मतलब कि क्या हम प्रोसेस होता है, तो सॉइल स्टेबलाइजेशन कहलाता है। अगर भी हम सॉइल को अगर कमजोर है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं तो कौन सा प्रोसेस होता है, आपका सॉइल स्टेबलाइजेशन होता है। लाइम स्टेबलाइजेशन किसके लिए प्रयोग होता है, तो लाइम स्टेबलाइजेशन जो होता है वो आपका क्ले के लिए, प्लास्टिक क्ले होता है उसके लिए आपका बेनिफिशियल होता है लाइम स्टेबलाइजेशन। ठीक है, अब आपको बता देते हैं कुछ पॉइंट। देखो, सबसे पहले आप जो होता है वो आप लोग याद कर लीजिएगा कि जो आपका क्या था, हाँ, एक था इंडियन स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट और एक था आपका मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट। इसमें से आपका क्वेश्चन पूछ देगा। मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट था ना, मॉडिफाइड, और एक आपका इंडियन स्टैंडर्ड। तो दोनों में आप लोग का अच्छे से याद कर लीजिएगा कि वेट ऑफ हैमर जो होता है वो इसमें 2.6 kg होता है और इसमें आपका 4.9 kg होता है। ठीक है, ये सब सारे जो आपको बताए थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ये वाला देख लीजिएगा, आपका दोनों में तो आपका 25 ब्लो आपका लगता ही है। ठीक है, और आपका लेयर बाय लेयर जो भरते हैं वो आपका इंडियन स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट। अब हम आप लोग को देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं आपको, क्या क्या पढ़ लेना बहुत अच्छे से। ठीक है, देखिए, सबसे पहला है कि आपका जो यूनिट 1 है वो यूनिट 1 में आपका थ्योरी वगैरह जितने भी है उसको अच्छे से देख लेना। जैसे टाइप्स ऑफ सॉइल वगैरह हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, उसमें बहुत अच्छा से फील्ड एप्लीकेशन वगैरह। यूनिट 2 में आप लोग टेस्ट बहुत अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। टेस्ट क्या होता है वो पिछले बार बहुत ज़्यादा टेस्ट पूछा था,
सिर्फ टेस्ट भर दिया था, तो टेस्ट आप लोग अच्छे से इसको पढ़ करके चले जाएगा, टेस्ट वगैरह, ठीक है। जो आपका रिलेशन था, जो आपका रिलेशन जो होता है ना, ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी वगैरह जो बताए हैं, वो सब अच्छे से देख लेना और टेस्ट देख लेना। न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा जो रहेगा वो यूनिट आपका 2 से ही रहेगा, ठीक है। फिर आपका थर्ड वगैरह में परमेबिलिटी में दो चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा, कांस्टेंट हेड का और एक फॉलिंग हेड परमेबिलिटी का टेस्ट जो होगा वो ई दोनों का बहुत अच्छे से पढ़ करके चले जाना, ठीक है। ये चीज़ें सब चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट जो आपको देखने को मिलेगा वो आपका शियर स्ट्रेंथ वगैरह जो है ना, शियर स्ट्रेंथ का टॉपिक। तो शियर स्ट्रेंथ क्या होता है, फील्ड एप्लीकेशन क्या होता है, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एक आपका शियर टेस्ट है, ये शियर टेस्ट से आपका जो रिजल्ट निकल के आता है वो आप देख लीजिएगा। बाकी बात फिर लास्ट में आपका सॉइल स्टेबलाइजेशन वगैरह है, और एक आपका क्या है, कॉम्पैक्शन वगैरह जो है वो सब अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। नोट्स पढ़ करके जाइएगा, नोट्स वगैरह, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट्स है। और ये सब चीज़ें जितना भी, बहुत ज़्यादा आप लोग बुक को प्रेफर नहीं कीजिएगा, जो नोट्स लिखे हैं नोट्स को पढ़ लीजिएगा, रिवाइज अच्छे से कर लीजिएगा और सारा क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन सही रहेंगे, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। बस नोट्स को है 3-4 बार 5 बार पढ़ करके जाना, जितने भी जो लिखवाया हुआ है सारे चीज़ अच्छे से पढ़ करके जाना, ठीक है। कम से कम एक बार पढ़ लेना हर एक टॉपिक को, कि ताकि वहाँ अच्छे से आप एग्जाम में लिख सके, ठीक है।